going to teach about the subject accountancy, class 11, chapter 6, and it part first. In this video, we will start a new chapter, accounting equation. And before starting this chapter, in this chapter we will discuss about meaning of accounting equation, effect of transaction on accounting equation, meaning of debit and credit, and rule of debit and credit. We have to discuss all these points in this chapter. What is an accounting equation? Accounting equations signify that the assets of a business are always equal to the total of capital and liabilities. A business transaction will result in the change in either of the assets, liability, and capital of the firm, and even after the change, the asset will be again equal to the total of capital and liability. If the business transaction result in the increase of asset, will also be correspondence result in the amount of either capital and liability by the same amount. तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी जो भी अमाउंट एक बिजनेसमैन को पे करना होता है, रिटर्न करना होता है। अब उसने किसी से अमाउंट जो है बोरो किया, तो बिजनेसमैन इज लायबल टू पे दिस अमाउंट इन फ्यूचर, तो दैट इज अ लायबिलिटी। कैपिटल मीन्स होता है ऑल द अमाउंट विच आर इन्वेस्टेड इन एनी कंपनी, दैट इज़ अ कैपिटल। तो एसेट्स जितने भी चीज़ होती है वो हमारे लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर कोई भी बिजनेसमैन ये कह रहा है कि मेरे पास 1 लाख रुपीज़ तक की एक एसेट्स है, इसका मतलब कि उसका कुछ पैसा तो उसका इन्वेस्टेड होगा और कुछ वो दूसरों से क्या लिया होगा, उधार लिया होगा। तो एसेट हमेशा किसके बराबर होता है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मतलब जो भी एसेट उसके पास है उसमें से कुछ उसकी लायबिलिटी भी है, उसको पे भी करना है, और उसके पास कैपिटल उसके खुद का भी हो सकता है, इन्वेस्टेड अमाउंट है। तो ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। एंड इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन ये क्या है? कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन करता है तो उसका दो इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होगा कि या तो उसका एक साइड में एक अपोजिट डायरेक्शन में पड़ेगा। क्या है? अ ट्रांजैक्शन में इफेक्ट आइदर द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम अमाउंट और वन साइड ऑफ इक्वेशन ओनली बाय द बोथ इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग इट बाय इक्वल अमाउंट। इट मीन्स डैट कि कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, जब कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो हो सकता हो कि उसका दोनों साइड इफेक्ट पड़े, मतलब एसेट भी इंक्रीज हो रही है और दूसरा लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब एसेट इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है। दूसरा कि उस ट्रांजैक्शन का दूसरा असर क्या होगा कि एसेट इंक्रीज हो रही है मगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही। तो इसीलिए कहा गया है इसमें कि ट्रांजैक्शन में इफेक्ट आइदर बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन के दोनों तरफ इफेक्ट करता है, या दूसरा कि सेम साइड ऑफ द इक्वेशन ओनली। हो सकता हो कि सिर्फ एसेट ही की तरफ एक एसेट इंक्रीज हो रही है, उसकी दूसरी एसेट डिक्रीज हो रही है। तो उसको हम कैसे समझेंगे, इसको समझना है। ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम, जब ट्रांजैक्शन दो आइटम को अफेक्ट करता है तो इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी, मतलब इसके अकाउंटिंग इक्वेशन हम देख रहे हैं तो एसेट भी इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई भी पर्सन बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन आ रहा है मतलब कैश इंक्रीज हो रहा है। हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश क्या है? वो एसेट है और एसेट हमारी इंक्रीज होगी। पहले हमारे पास 1 लाख था, हमने 50,000 रुपये बैंक से लोन ले लिया, तो अब वो हमारे पास 1,50,000 हो गया, तो हमारी एसेट इंक्रीज हो गई। मगर उसका दूसरा इफेक्ट कि हम लोन लिए हैं तो हमको इन फ्यूचर में उसको रिटर्न करना है, तो हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। सेकेंड है डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट। सिमिलरली इसी तरह से हम बैंक से लोन लिए और लोन को हमको पे करना है। जब हम लोन को पे करेंगे
तो वो कैश में करेंगे तो हमारी एसेट क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। पहले मेरे पास 1.5 लाख रुपए था, हमने 50,000 रुपये पे कर दिया तो हमारे पास 1 लाख हो गया, मतलब हमारी एसेट डिक्रीज हो गई। और दूसरी तरह से हमारी लायबिलिटी, हमारे पास जो इतना कर्ज था वो भी कम हो गया। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट, ये हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के दोनों तरफ इफेक्ट कर रहा है। थर्ड है इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल क्या है, जो कैपिटल इन्वेस्टेड है। जैसे कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना है, कोई भी प्रोपरेटर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि कैपिटल वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो मतलब कि उसकी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, और कैपिटल किसके फॉर्म में आ रही है, कैश के फॉर्म में आ रही, तो उसकी एसेट भी इंक्रीज हो रही। सिमिलरली इसे डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट। जब कोई भी प्रोपरेटर मतलब कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी पर्सन कुछ पैसा क्या हो रहा है, बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है, तो क्या हो रहा है, कैश निकल रहा है, तो एसेट क्या होगा, डिक्रीज हो रही है। और दूसरी चीज़ कि उसका जो कैपिटल इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टेड अमाउंट ओनर्स कैपिटल, वो भी डिक्रीज हो रही। तो फोर्थ पॉइंट क्या कहा गया है, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल और डिक्रीज इन एसेट। फिर इसके बाद है ट्रांजैक्शन अफेक्ट द सेम साइड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक ही साइड। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो एक साइड मतलब एसेट साइड पर अपोजिट डायरेक्शन बढ़ रहा है। एक एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है, दूसरी एसेट हमारी डिक्रीज हो रही है। जैसे हमने गुड्स को परचेज किया, गुड्स परचेज किया, इसका क्या मतलब हो रहा है कि हम गुड्स को, कोई भी मशीन को अपने कंपनी में लेकर आए, तो हमारी मशीन एक हमारी एसेट होती है, एसेट हमारी इंक्रीज होगी। मगर जब मशीन परचेज करेंगे तो उसको कैश पे करेंगे, तो कैश क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो एक तरह से मशीन इंक्रीज हुई, मगर दूसरी तरफ से कैश हमारा डिक्रीज हुआ। तो दोनों एसेट है, मतलब मशीन भी एसेट है और कैश भी एसेट है। तो ये एक इंक्रीज हुआ, मशीन आई, तो मशीनरी अकाउंट्स में हमारी एक मशीन इंक्लूड, एक ज़्यादा हो गई तो मशीन अकाउंट हमारे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा हम कैश पे कर रहे हैं उसको परचेज करने के लिए, दूसरी एसेट हमारे डिक्रीज हो जाएगी। एसेट के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, तो एसेट हमारी लैंड होगी, मशीन होगी, बिल्डिंग होगी, स्टॉक होगी, डेटर्स होंगे, कैश है, बैंक है, तो ये सारी चीज़ हमारी एसेट्स होती हैं। डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन अदर लायबिलिटी। तो इसी तरह से है settlement of creditor by issuing bill of exchange decrease a liability the creditor and increase another liability bill of exchange। जैसे अब कोई भी क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर हमेशा लायबिलिटी होती है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज से हमने क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर हमारे बढ़ गए, मगर बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया तो बिल ऑफ एक्सचेंज, अरे क्रेडिटर क्या वो डिक्रीज हो गया, लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो गई। मगर बिल ऑफ एक्सचेंज से क्या होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज हमने इशू करवाया तो हमारी दूसरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, दिस कॉन्सेप्ट, एंड नाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले इस अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके कई सारे प्रोसेस हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है कि एसेट है, लायबिलिटी है, क्या चीज़ एसेट आ रही, क्या चीज़ लायबिलिटी है, कैपिटल क्या है, और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। फिर उसको समझना है कि ये किस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है। अगर कोई एसेट वाली चीज़ आ रही तो हमारी इंक्रीज हो रही है, एसेट जा रही तो वो डिक्रीज हो रही, तो इसको समझना है। पहले हमें एक ट्रांजैक्शन समझना है, फिर ट्रांजैक्शन में किस गुड्स आ रहा है, क्रेडिट पर काम हो रहा है, तो इसको समझना है। सेकेंड चीज़ ये समझना है कि इंक्रीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज़ क्या हो रहा है, फिर इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करना है। इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट। यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू।